अमीर गुल उठ जा, अब देख जरा कितना दिन चढ़ आया है। अम्मा की पाटदार आवाज अमीर गुल के कानों से टकराई तो उसने कसमसाकर करवट बदली और चादर खींचकर मुंह तक तान ली। जब वो नहीं उठा तो अम्मा को गुस्सा आ गया। तेजी से आगे बढ़कर उसकी तानी हुई चादर खींच ली। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से आवाजें दे रही हूँ। ओहो अम्मा, क्या है, आज तो सोने दें, छुट्टी का दिन है। वो चिढ़कर बड़बड़ाया था। बाहर के कामों से छुट्टी है मगर घर के कामों की तो नहीं। चल उठ, देख कितना फैलाव पड़ा है। मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ है, उठकर थोड़ी सफाई सुथराई कर दे। आज ऐसे ही रहने दे अम्मा, कल कर दूंगा। उसने आंखें बंद किए हुए ही जवाब दिया। अरे कम अकल, मेहमान आ रहे हैं आज, सफाई कल करेगा क्या? अम्मा ने झुंझलाकर बताया। है मेहमान? कौन मेहमान? अब के अमीर गुल बुरी तरह चौंका था। एकदम पूरी आंखें खोल दी। तेरे रिश्ते के वास्ते खाला रशीदा से कह रखा था, आज वही कुछ औरतों को लेकर आ रही हैं। मैंने गुड्डू को सौदा सुलफुल लेने बाजार भेज दिया है। तू उठकर सफाई कर ले और नहा धोकर थोड़ा इंसान बन जा। अम्मा आप भी ना, इतनी खास खबर इतनी देर से सुना रही हैं। वो एकदम तेजी से उठ बैठा। सारी सुस्ती एकदम भाग गई थी। वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ, किचन में जाकर थोड़ी पेट पूजा की और उठकर सफाई सुथराई में लग गया। मूड बहुत खुशगवार हो गया था। वो मजे से गुनगुनाते हुए झाड़ू लगा रहा था। तभी खटाक से दरवाज़ा खुला और नैना बेधड़क अंदर चली आई। ओहो, बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं। उसके हाथ में झाड़ू देखकर वो शौखी से मुस्कुराई थी। पूरे सफाई कर्मचारी लग रहे हो। क्यों, तुम अपने घर की सफाई नहीं करती हो क्या? आज छुट्टी मना ली है? मैं छुट्टी वुट्टी नहीं करती तुम्हारी तरह, सुबह ही सुबह सारी झाड़ पोंछ कर देती हूँ। मेरा घर जाकर देखो, एकदम चमकता हुआ मिलेगा। तुम तो पड़े हुए ऐंठ रहे हो। चाची कितनी देर से आवाजें लगा रही हैं, उठ जा अमीर गुल उठ जा। आप उठे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे। तुम सुबह सुबह कान खाने इधर क्यों चली आई? वो उसे घूर कर बोला। मैं खुद नहीं आई तुम्हारा चौखटा देखने, चाची ने बुलाया है नई बेडशीट के तकिए के कवर की सिलाई करने के लिए। उसने मजे से उसकी तबीयत साफ की और फिर तख्त पर धरी मशीन उठाकर चारपाई पर रखी और वहीं बैठकर सीने लगी। अब वो बीच बीच में मुस्कुराती नज़रों से उसे भी देख रही थी। उसकी मौजूदगी में वो झाड़ू पकड़े शर्मिंदा हो रहा था। वो पहले ही उसे सफाई कर्मचारी कहकर चिढ़ा चुकी थी। अगर कोई और मौका होता तो वो झाड़ू फेंक कर बाहर निकल जाता, मगर आज तो मेहमान आ रहे थे, सफाई भी जरूरी थी, इसलिए ढीठ बना अपने काम में लगा रहा। अगर 4 क्लासें पढ़ ली होते तो चाची को तुम्हारे रिश्ते के लिए यूं पापड़ ना बेलने पड़ते। नैना की जबान में फिर खुजली हुई थी। तुमने 4 नहीं 14 क्लासें पढ़ रखी हैं, फिर भी तुम्हें मिला है मिस्त्री मजदूर ही, वो भी उधार रखने वाला न था। हैं? क्या कहा? मिस्त्री मजदूर? साद डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर है, यूं ही तो उसे दुबई में जॉब नहीं मिल गई। इतने बड़े इंजीनियर को तुम जैसा अनपढ़ ही मिस्त्री मजदूर कह सकता है। नैना के तो जैसे आग ही लग गई थी। वो रूठ कर तेजी से मशीन चलाने लगी। अनपढ़ कहकर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। अमीर गुल ने घर का कोना कोना चमकाकर बाथरूम का रुख किया था। वो अच्छा खासा धूल में भूत बन गया था। नैना हंस दी थी। पूरे 2 घंटे बाद नहाकर मुश्किल से बाहर आया था, वो भी जब गुड्डू ने दरवाज़ा बजाकर होशियार किया था कि पानी की टंकी खाली होने वाली है। नुक सुख से जब वो तैयार हो गया तो अम्मा ने उसे और गुड्डू को पास बिठाकर समझाया। देखो, मेहमान औरतें आने वाली हैं, मैं तो उनके पास बैठ जाऊंगी। तुम दोनों को ही खातिरदारी करना होगी। अब मेरी कोई लड़की तो है नहीं। वैसे तो मैं नैना को भी रोक सकती थी, मगर उसे देखकर उन औरतों का ख्याल भटक जाता है कि जब घर में इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद है तो अपने लड़के के वास्ते बाहर क्यों देखती फिर रही हैं। हाँ, मुझे कितना अरमान था कि बच्ची घर की घर में ही रह जाए, मगर रिश्ता मांगते शर्म आई थी। तुम निकले बला के नालायक। 10वीं में पढ़े रह गए और नैना बीए करने के बाद एमए की तैयारी कर रही है। इतनी काबिल बच्ची कौन हाथ से जाने देता है। देखो कैसे उसकी खाला ने झट अपने बेटे के लिए मांग लिया उसे। काश तुम। अम्मा, तुम मेहमान औरतों की बात कर रही थी। अमीर गुल ने जल्दी से माँ की बात काट दी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैंने किचन में फ्रूट चाट बना रखी है, बिस्किट और नमकीन भी मौजूद हैं, चाय भी फ्लास्क में डाल देती हूँ। जब मेहमान आए तो सबसे पहले गुड्डू तुम चाट वाला बाउल और डोंगे चमचे वगैरह ट्रे में रखकर ले आना। थोड़ी देर बाद अमीर गुल तुम चाय के साथ बाकी चीज़ें उठा लाना। जरा तरीके सलीके से पेश आना। ज़्यादातर नसीहतें अमीर गुल के लिए थीं। ठीक वक्त पर मेहमान औरतें खाला रसीदा के साथ तशरीफ़ ले आई थीं। लड़की की माँ के अलावा लड़की की खाला, फूफो, चाची भी लड़का देखने आई थीं। अम्मा ने उन सबका अच्छी तरह स्वागत किया और उन्हें तरीके से बैठक में बिठाया।
वो औरतें भी काफ़ी होशियार और खुर्राट दिखाई दे रही थीं। दीदे घुमा घुमाकर दरो दीवार का जायजा ले रही थीं। तभी गुड्डू ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ तो चारों औरतों ने चौंक कर उसे देखा था। वो खूब गोरा चिट्टे कद का नौजवान नहीं था जैसा कि बताया गया था। उनकी नज़रों में नापसंदीदगी झलकी। वो तो गहरे सांवले रंग का सूखा सड़ा कम उम्र सा लड़का था। इससे पहले अम्मा बताती कि ये गुड्डू उनका छोटा बेटा है। तभी गुड्डू का हाथ कांपा और उसके हाथों से ट्रे छूटकर नीचे फर्श पर गिरी थी। वो उन औरतों के घूरने पर घबरा गया था। दूसरे ही पल सारी फ्रूट चाट इधर उधर बिखर गई थी। तेरा सत्यानाश, ये क्या कर दिया तूने? अम्मा ने अपना सर पकड़ लिया था। गुड्डू फौरन सरपट भाग लिया। उधर अमीर गुल इस हादसे से बेखबर किचन में उसका इंतजार कर रहा था। जब गुड्डू नहीं आया तो वो चाय और बिस्किट नमकीन वगैरह ट्रे उठाकर खुद ही बैठक की तरफ चला आया। अभी अंदर उसने कदम ही रखा था कि फर्श पर पड़ी फ्रूट चाट पर पैर फिसला और वो ट्रे समेत वहीं फर्श पर गिर गया। बर्तन टूटकर और उछलकर चाय बिस्किट के साथ उन औरतों का मिजाज पूछ गए थे। चाय के छींटे उनके ड्रेस का भी कबाड़ा कर गए थे। एक से बड़ा एक जानवर पाल रखा है। लड़के की माँ और फूफो के मुंह से एकदम फटकार निकली थी। अम्मा बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। चलो खाला रशीदा, किन जाहिलों के घर ले आई। इनको तो ये भी तमीज नहीं कि मेहमानों के साथ कैसे पेश आया जाता है, एक औरत ने गुस्से से कहा और वो सब जल भुनकर चलती बनी थी। पीछे से अम्मा उन्हें रोकती रह गईं। अरे बहन सुनो तो, सुनो तो, अम्मा कहती रह गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। वो औरतें बड़बड़ाती हुई जा चुकी थीं। नैना अपने माँ बाप की शादी के पूरे 10 साल बाद पैदा हुई थी। चाचा की उन्हीं दिनों नई नई शादी हुई थी और नई चाची ही अम्मा के साथ अस्पताल गई थी। पहले तो डॉक्टर बच्चे की जिंदगी से ही मायूस थे, फिर खुदा खुदा करके एक कमजोर सी बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची की साफ सांवली रंगत पर उसकी आंखें बहुत खूबसूरत और बड़ी बड़ी थीं। चाची ने उसे गोद में भरकर चूम लिया था और एकदम से कहा कि ये तो मेरी नैना है, देखो कितनी खूबसूरत है। उसके बाद पर नर्स और डॉक्टरनी भी सर हिलाकर हंस दी थीं। पूरे 1 साल तक नैना दोनों खानदानों की आंखों का तारा और लाडली बच्ची बनी रही। उसके बाद चाचा के यहाँ खूब गोरा चिट्टा और गपलू सा अमीर गुल पैदा हुआ। वो भी सबको ही बड़ा ही प्यारा था। अब चाचा और अब्बा घर आते तो नैना के साथ ही अमीर गुल को भी गोद में भर लेते। तब नैना उसे धकेल देती थी तो बच्ची ही, बस 1 साल का फर्क था। बुरी बात नैना, देखो तो गुल कितना प्यारा है। घर में आने वाले मेहमान भी नैना से ज़्यादा गुल से प्यार करते। उसकी सूरत ही इतनी प्यारी थी, जो उसे देखता उस पर लट्टू हो जाता और नैना दूसरे नंबर पर चली जाती। यहीं से उसके दिल में गुल के लिए जलन पैदा हुई थी। वैसे भी वो आए दिन बीमार रहती थी, इस वजह से कमज़ोर थी और अमीर गुल खूब सेहतमंद था। कद काठी में भी उससे बड़ा लगता था। फिर दोनों को एक साथ स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। नैना सेहत में कमज़ोर थी मगर पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसमें अक्लमंदी कूट कूट कर भरी हुई थी। फर फर सब कुछ सुनाती, साफ साफ और अच्छा लिखती। हर राइटिंग पर उसे स्टार मिलता। जबकि अमीर गुल उसके मुकाबले में बस ठीक ठाक स्टूडेंट था। चाची काफ़ी सर खपाती, तब कहीं जाकर वो अपना होमवर्क पूरा कर पाता था। बात करते हुए अटकता भी था, जबकि नैना एक एक लाइन अच्छे से और तेज़ी से साफ साफ याद करती, मज़े से गाने गुनगुनाती और चाची बाग बाग हो जाती। अमीर गुल के नसीब में अक्सर कमर पर धमोका ही आता था। बुद्धू, तुझे तो कुछ याद ही नहीं होता। चाची उसे डांटती और नैना खूब हंसती, उसका खूब मजाक उड़ाती। यूँ नैना को अपनी बढ़ाई जताने का मौका मिल जाता और वो उस मौके से खूब फ़ायदा उठाती। तोहफे मांगती जो उसे खुशी खुशी मिल भी जाते। वो हमेशा फर्स्ट आती थी, जबकि वो बस पासिंग मार्क्स ही ला पाता था। चाची दिल मसोस कर रह जाती। अम्मा बहुतेरा समझाती कि हर बच्चा दिमाग में एक जैसा नहीं होता, यूँ दोनों में मुकाबला मत किया करो। मगर जज्बाती सी चाची कहाँ समझती थीं। चाचा भी उस पर सख्ती करते। लड़कियों के मुकाबले में लड़के बाई नेचर ज़्यादा शरारती और चुलबुले से होते हैं, मगर यहाँ तो हर वक्त उसे नैना की मिसाल दी जाती, जो सबकी नज़रों में बहुत लायक, समझदार और संजीदा बच्ची थी। अमीर गुल जो पहले मामूली सा पास हो जाता था, अब फेल भी होने लगा था। घर में जब लान तान हुई, सख्ती हुई, तो वो 10वीं क्लास से ही भाग लिया। मजबूरन चाचा ने उसे जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। वो पाइप लगाकर उस दिन अपनी मोटरसाइकिल धो रहा था, जब नैना ढकी हुई प्लेट हाथ में पकड़े चली आई। चाची कहाँ है? पड़ोस में गई हैं। ये क्या लाई हो? चना चाट है, उसने मज़े से बताया। फिर पूछा, सुनो, उस दिन मेहमान औरतें आई थी ना तुम्हारे रिश्ते के वास्ते, तो फिर उस मामले का क्या बना? वो अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दी। वो उसे चिढ़ाना चाहती थी और वो चिढ़ भी गया था। मुझे नहीं करनी शादी वादी,
तो क्या सारी उम्र मोटरसाइकिल ही धोते रहोगे? हाँ, तुमसे मतलब। वो जल भुनकर बोला और पाय फेंक कर वहां से चला गया। रमजान का महीना शुरू हो चुका था। सब रोजे रख रहे थे। उस रोज ताया और ताई के घर उनकी इफ्तार पार्टी थी। नैना के खालू और खाला भी आए हुए थे। इफ्तारी के बाद अचानक ताया की तबीयत बिगड़ गई। अब्बा शहर से बाहर थे। अमीर गुल फौरन टैक्सी करके उन्हें अस्पताल ले गया। वो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज तो पहले से ही थे। इस बार डॉक्टर ने इंजाइना का हल्का सा अटैक भी बताया था। 3 घंटे अस्पताल में रहने के बाद उनकी हालत संभली तो छुट्टी मिल गई। अमीर गुल उन्हें घर ले आया। खाला और खालू अपने बेटे की मंगनी नैना से करना चाहते थे, मगर बहनोई की बीमारी की वजह से मंगनी का ख्याल छोड़कर सीधे साधे ईद बाद शादी का प्रोग्राम बनाने लगे। किसी को कोई खास ऐतराज न था। सिर्फ बिलाल साद की छुट्टी का मसला बाकी था। शादी से पहले नैना अपना एमए इंग्लिश का ख्वाब पूरा करना चाहती थी, मगर अम्मा अब्बा की खुशी को देखते हुए उसने ये मामला फिर कभी पर टाल दिया और किताबें समेट कर रख दी। इसके बाद शादी की तैयारियों में लग गई। रोजे में बाजार के चक्कर, खरीदारी और कपड़ों की सिलाई वगैरह कई काम थे जो करना जरूरी थे। हालांकि ये सब कुछ थका देने वाला होता था। चूंकि घर में पहली शादी थी, इसलिए सब लोग हंसी खुशी कामों में बिजी थे। उस दिन उसको अपना शादी का जोड़ा खरीदने बाजार जाना था। गुड्डू को बुखार ने घेर लिया, इसलिए चाची ने अमीर गुल को दुकान से बुलवा लिया। अब वो नैना के साथ सुबह से दुकानें छान रहा था, मगर मोहतरमा नैना को कोई जोड़ा पसंद ही नहीं आ रहा था। अब तो काफ़ी थकान भी हो रही थी और रोजा भी लग रहा था। फिर भी अमीर गुल चुप रहा और उसके साथ लगा रहा। ये देखो कितना शानदार जोड़ा है। अचानक अमीर गुल चलते चलते रुक गया। उसकी नज़र डिस्प्ले पर लगे खूबसूरत जोड़े पर जम गई थी तो उसकी तरफ इशारा करके बोल पड़ा। हल्के काम वाली बहुत ही प्यारी नफीसी मैक्सी थी। नैना को भी वो अच्छी लगी। वो तो भारी भरकम जोड़े देख देख कर ऊब चुकी थी। ये मौसम के लिहाज से उसके मन को भाई। कीमत भी मुनासिब थी। दोनों की पसंद से खरीदारी ख़त्म हुई। कुछ दिन से नैना महसूस कर रही थी कि जिस जोश खरोश से खाला और खालू शादी की तारीख तय करके गए थे, अब वो नज़र नहीं आ रहा था। खाला का लहजा फ़ोन पर भी कुछ बुझा बुझा सा उसे लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग अपने बेटे की शादी से कोई ज़्यादा खुश ना हों। उसने अम्मा से इसका जिक्र किया तो उन्होंने उसे झिड़क दिया। अरे खुश क्यों ना होंगे, आखिर उनके इकलौते बेटे की शादी है। दोनों बीमार रहते हैं, अब क्या इस उम्र में डांस करेंगे, गाने गाएंगे। वो चुप हो गई थी, मगर छठी हिस्स लगातार किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। दोपहर का वक्त था। ताया लेटे हुए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ताया ने दरवाज़ा खोला तो एक मॉडर्न सी लड़की खड़ी थी। वो समझे नैना की दोस्त होगी, जबकि नैना तो इस वक्त माँ और चाची के साथ बाजार गई हुई थी। बेटा किससे मिलना है, उन्होंने पूछा। मैं आपसे मिलने आई हूँ। इसके बाद उसने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर ताया के होश उड़ गए थे। दिल को एक बड़ा धक्का लगा था। कहानी कुछ यूँ थी कि आज से कुछ साल पहले उसकी छोटी बहन स्टडी वीजे पर मुल्क से बाहर गई थी। वहाँ एक इंडियन नौजवान बिलाल साद से मुलाकात हुई तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो गई। उसी दौरान कोरोना की लहर फैल गई और वो दोनों कोरोना का शिकार होकर अस्पताल पहुँच गए। दोनों ने ही मौत को बहुत करीब से देखा था। अब परदेश में कोई अपना तो था नहीं। दोनों ने ही एक दूसरे का ख्याल रखा। यूँ एक दूसरे का साथ निभाते निभाते वो अच्छे दोस्त बने। फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उन दोनों ने इस बारे में अपने घर वालों से जिक्र किया। लड़की वाले तो मॉडर्न ख्यालात के थे, उन्हें अपनी लड़की की पसंद पर कोई ऐतराज न था। जबकि बिलाल साद के माँ बाप हत्ते से उखड़ गए, क्योंकि वो नैना के माँ बाप को जबान दे चुके थे और उनके नज़दीक जबान ही सब कुछ थी। लड़के की पसंद जाए भाड़ में। और जिस दिन उन्होंने बिलाल साद को भरोसे में लिए बगैर उसकी शादी की तारीख तय की थी, उसके ठीक एक दिन पहले उसने उसी लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली थी। उसके 2 दिन बाद उसने तस्वीरें भी सेंड कर दी थीं। उसका ख्याल था कुछ दिन के हंगामे के बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे, मगर उसके अम्मा अब्बा अभी तक टस से मस नहीं हो रहे थे। वो बिलाल पर कोर्ट मैरिज ख़त्म करने का दबाव डाल रहे थे और उस लड़की के बयान के मुताबिक उसकी बहन इसी वजह से नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गई है। अब वो अस्पताल में थी और बिलाल साद बहुत बखलाया हुआ था। उसूलों के तौर पर तो उस लड़की को मदद मांगने के लिए बिलाल के घर जाना चाहिए था और वो गई भी थी, मगर उन्होंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया था। वो वहाँ से मायूस होकर यहाँ आई थी। इस तरह वो सारा अपना बोझ उनके कंधों पर डालकर चली गई और ताया जी अपनी जगह बैठे के बैठे रह गए। उन पर दूसरा हार्ट अटैक हुआ था। 1 हफ्ते तक ताया जिंदगी और मौत की जंग में फंसे रहे, आईसीयू में पड़े रहे। चाचा हैरान थे, आखिर उन्हें रातों रात ऐसा क्या हुआ कि दिल पर इतनी टेंशन ले ली। फिर सबकी दुआओं से उन्हें होश आया, जिंदगी बच जाने की उम्मीद बंधी, मगर अभी किसी को उनसे मिलने की इजाज़त न थी। सिर्फ वो चाचा ही उनके पास थे। घर में उदासी छाई हुई थी। हालांकि ईद और शादी
के दिनों में कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा था, मगर अब सारी तैयारियां ठप होकर रह गई थीं। उस दिन चाचा अमीर गुल को बड़े भाई के पास छोड़कर आराम करने घर आ गए थे। चाची इफ्तारी के लिए चावल चुन रही थी। कहने लगी, न जाने किस बात ने भाई साहब को इतना परेशान किया है कि यूं तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालांकि वो नैना की शादी से कितना खुश थे। वो धीरे से बोली थीं, वजह जानना चाहती थीं। बिलाल साद ने परदेश में शादी कर रखी है। उन्होंने बताया तो वो दहल कर रह गई थीं। आंखों में हैरानी उतर आई। क्या कह रहे हैं? आपको कैसे पता चला? आज रफ़ीक साहब यानी नैना के खालू के भाई आए थे। उन्होंने ही अंदर की बात बताई है। यही खिचड़ी पक रही थी इतने दिनों से। शायद भाई साहब को खबर लगी और उनकी हालत ख़राब हो गई। वो दुख से बोले थे। उस वक्त तो दोनों मियाँ बीबी के दिल में एक साथ यही ख्याल आया था, काश अमीर गुल किसी काबिल होता तो बात इतनी ना बिगड़ती। अगले दिन खालू और खाला शर्मिंदा शर्मिंदा से चले आए। अब जब सारे ख़ानदान में बात फैल चुकी थी तो कुछ छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। उनको देखकर चचा जान सुलग उठे थे। नए सिरे से गुस्सा आया। अब क्या लेने आए हैं हमारा तमाशा बनाकर? पहले ही बेटे से पूछ लेना था, ये बेइज्जती तो ना होती। सारे आस पास तक के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमारी इतनी काबिल बेटी के लिए 1000 रिश्ते थे। चचा जान बोले तो बोलते चले गए थे। मुश्किल से ही गहरी सांस ली। खालू तो खामोश रहे, मगर खाला तो नक्कर बोली, क्या करें भाई साहब, आजकल की औलाद पर माँ बाप का बस नहीं चलता। अब हमारा लड़का बागी हो गया तो हमारा क्या कसूर? आपका गुस्सा जायज़ है, मगर खौलने से भी कोई फ़ायदा नहीं। हम खुद बहुत शर्मिंदा हैं। अल्लाह ने भी तो आपको 2 लड़के दे रखे हैं। कर दें किसी एक का रिश्ता नैना से। इसके साथ ही पूरे घर में गहरी खामोशी छा गई थी। कसम से अगर अमीर गुल किसी तरह पढ़ा लिखा होता, कायदे की जॉब पर लगा होता, तो जिस तरह से आज भाभी की बहन ताना मार कर गई हैं, मैं अभी के अभी उसका और नैना का निकाह पढ़वा देता। उन लोगों के जाने के बाद चचा जान चाची से बोले थे, आखिर क्या कमी है मेरे बच्चे में जो आप बार बार उस गरीब की तौहीन किए जा रहे हैं? शरीफ है, खूबसूरत है, सेहतमंद है, अपना जनरल स्टोर शान से चला रहा है। न बीड़ी, न सिगरेट, न चाय, न पान, किसी भी चीज़ का शौक़ नहीं, किसी भी चीज़ की कोई लत नहीं। लड़कियों को आंख भर के तक नहीं देखता। आप बताएं कहाँ मिलते हैं ऐसे सीधे सच्चे मजबूत लड़के जिन्हें दुनिया प्यार और इज्जत से देखे? हाँ, सिर्फ पढ़ाई कम है, वो भी आपकी सख्ती की वजह से रुक गई थी आगे पढ़ने से। चाची ने जमकर अपने बेटे की तारीफ की तो चाचा नजरें चुरा गए। दिल तो उनका भी बेटे की खूबियों का तरफदार था। सिवाय पढ़ाई लिखाई के कमी की उसमें कोई कमी ही नहीं थी। कभी भूल कर भी अपने माँ बाप से कभी कोई गुस्ताखी नहीं की थी। चाची जो हमेशा अमीर गुल को निकम्मा अनपढ़ कहती थी, आज खुलकर उसकी तारीफ कर रही थी। उस दिन जब मैं अस्पताल गई थी भाई साहब को देखने, तो कैसे आस भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों मगर कह ना पा रहे थे। भाभी साहिबा भी दबी जबान में कह चुकी हैं। अब वो लड़की वाले होकर बेधड़क तो कह नहीं सकते ना। आप खुद ही पहल करें। घर की बच्ची घर में ही रह जाए तो क्या बुरी बात है। लेकिन पहले नैना की मर्जी जानना जरूरी है। वो मुझे अमीर गुल से ज़्यादा अजीज है। मैं उस पर कोई जुर्म ज्यादती नहीं करना चाहता, चाचा जान ने ठोस लहजे में कहा और वहाँ से चले गए। फिर जब चाची ने नैना से बात की तो वो सर झुकाए सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन न था, न खुशी, न गम, न उदासी। वो एक अजीब सी खामोशी की तस्वीर बनी हुई थी। बिलाल साद ने उसे ठुकराकर उसके वकार पर ज़बरदस्त चोट लगाई थी। अपनी तौहीन से ज़्यादा उसे अपने बीमार बाप का गम मारे जा रहा था। फिर चाची जो बात करी थी, ये उसके लिए इतनी अनहोनी भी नहीं थी। अम्मा, अब्बा, चाचा चाची की इस ख्वाहिश से वो पहले से ही जानकार थी। अगर बिलाल साद बीच में ना आता तो शायद यही उसका मुकद्दर होता। हकीकत में बिलाल साद की इस हरकत ने उसके दिल में किसी के साथ की ख्वाहिश ही मिटा डाली थी। फिर अब तो वो अपने माँ बाप का बोझ हल्का करना चाहती थी। फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता था वो अमीर गुल होता या फिर कोई और। चाची ठीक करी थी। अमीर गुल में कोई कमी नहीं थी सिवाय पढ़ाई के, और वो तो एक अच्छे पढ़े लिखे सभ्य संस्कारी लड़के से धोखा खाकर बैठी थी। अब इतनी मोहब्बतों को ठुकराना उसके बस में नहीं था, इसलिए उसके होंठों से बस इतना निकला, चाची जान, जैसे आप सबकी मर्जी। जवाब में चाची ने उसे हाथ बढ़ाकर अपने सीने से लगा लिया और फिर ईद के चौथे दिन खामोशी से अमीर गुल से नैना का निकाह पढ़वा दिया गया। रुखसती कुछ महीने बाद होना ठहरी थी। ख्याल था कि इस दौरान वो दोनों जहनी तौर पर इस रिश्ते को अच्छी तरह कबूल कर लेंगे और तब तक भाई साहब की तबीयत भी पूरी तरह संभल जाएगी। शाम का वक्त था। वो छत पर गहरी सोचों में गुम बैठा था। आज उसके निकाह को 3 दिन हो चुके थे, मगर दिल और दिमाग में अभी तक जंग जारी थी। उसे ना तो ताया ताई से कोई शिकायत थी और ना ही नैना से कोई बैर था। असल शिकायत तो उसे अपने माँ बाप से थी, जिन्होंने उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया था
और उससे एक बार भी पूछा नहीं था, एक बार भी उसकी राय जानने की जहमत गवारा नहीं की थी। बल्कि उनका रवैया तो ऐसा था जैसे उसकी करोड़ों की लॉटरी निकल आई हो, क्योंकि उस जैसे निकम्मे नालायक को बैठे बिठाए इतनी पढ़ी लिखी खूबसूरत बीवी जो मिल गई थी, इसीलिए उसके इनकार की कोई वजह थी ही नहीं। उसको तो खुश होना चाहिए था। और कौन माँ बाप अपने बच्चे की जात को इतना हल्का लेते हैं, मगर वो उससे पूछ तो लेते, उसे कौन सा उनका मान तोड़ देना था। उसने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और धड़ धड़ सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया और ताया जी के पोर्शन में चला आया। ताई जी सामने पलंग पर विराजमान थी। उसे इस अंदाज में आता देखकर उनका दिल जोर से धड़का। वो निकाह के बाद आज पहली बार उनके पास आया था। चेहरे पर कुछ अजीब से रंग थे। ताई जी, अगर इजाज़त हो तो मुझे नैना से कुछ बात करनी है, वो धीरे से बोला तो उन्होंने खामोशी से हाँ में सर हिला दिया, मगर दिल में खुद बुद लगी हुई थी। वो उसके कमरे में गया तो वो कालीन पर सोफे से टेक लगाए बैठी थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया। नैना ने आहट पर सर उठाकर देखा तो सामने उसका 3 दिन पुराना दूल्हा खड़ा था। बही निकाह वाले रोज के बासी कपड़े, बड़ी हुई शेप के साथ वो कुछ बुझा बुझा सा दिखाई दिया। उसने एक नज़र उस पर डालकर फिर सर झुका लिया। वो थोड़ा आगे बढ़कर उसके सामने बैठ गया और वो सिमट कर रह गई। एक अजीब सी शर्म ने उसे घेर लिया था। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? वो रुक रुक कर बोला था। क्यों क्यों करती इनकार? वो सर झुकाए झुकाए बोली। क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। उसने सफ़ेद रंग का तह किया हुआ कागज निकाला। उसे देखकर नैना की सांसें जैसे रुक सी गई थीं। वो पाताल में जा गिरी थी। हाय अल्लाह, क्या मैं एक बार फिर से ठुकराई जाने वाली हूँ? उसने दिल ही दिल में सोचकर आंखें जोर से मींच ली थीं। सर घुटनों में छुपा लिया और वो उसकी हालत से बेखबर अपनी लहर में बोले जा रहा था। नैना, पढ़ाई की बहुत अहमियत होती है, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये कहकर उसने तय किया हुआ कागज खोलकर उसके सामने रखा। प्लीज़ तुम इसे फिल कर दो। ये क्या है? घबराकर उसने पूछा। मैं इम्तिहान दूंगा, अभी काफ़ी टाइम है, मैं प्राइवेट तैयारी करके पेपर्स दूंगा। ओह गुड। नैना ने गहरी इत्मीनान की सांस ली और उसे मुस्कुराकर देखा। वो उसी को देख रहा था। कहने लगा, आगे बीए और मास्टर्स करूंगा इंशाअल्लाह। वो बहुत संजीदा था। नैना ने फॉर्म थामा तो उसकी गोरी हथेली पर नज़र पड़ते ही अमीर गुल मुस्कुराया था। निकाह वाले दिन उसकी एक सहेली ने मेहंदी से जी और एन यानी गुल और नैना लिख दिया था। अमीर गुल ने नरमी से उसका हाथ थाम कर अपनी आंखों से लगा लिया। फिर बोला, नैना, कुदरत ने बहुत पहले ही किस्मत की लकीरों से हमें जोड़ दिया था। हम बेकार में ही आपस में लड़ते झगड़ते रहे। वो जवाब में खामोश रही। बात बात में उस पर चोट करने वाली को आज वो सब कुछ याद नहीं था। सोच बदल गई थी। दिल की धड़कनें मधुर लय पर गुनगुना रही थीं। नैना को चुप और खोया खोया देखकर अमीर गुल को शरारत सूझी। उसने एकदम ही अपना सर उसके सर से टकरा दिया। कहने लगा, यार कुछ तो बोलो, मुझे वहशत हो रही है। मौका है, कोई तीर चलाओ, गोलीबारी करो मुझ पर। उसके कहते ही नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। जल तरंग से बज उठे थे। उमर गुल भी खुलकर हंसा था। बाहर बैठी ताई अम्मा के कानों में जब दोनों की हंसी की आवाज़ पड़ी तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया था। बच्चों के नसीब का चांद चमक उठा था। दिल से हर डर जाता रहा और घर में हर तरफ रोशनी सी फैल गई थी। दोस्तों, आज की ये कहानी रुख चौधरी की लिखी हुई कहानी थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।